नमस्कार बच्चों, मैं हूं चंद्र उपाध्याय और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में हम आप लोगों को एमए 4 सेमेस्टर साइकोलॉजी इसका पेपर थर्ड जो है, जिसका नाम है साइकोथेरेपेटिक टेक्निक्स, और हिंदी बात करें तो इसको कहते हैं मनोचिकित्सीय तकनीक। इसी से संबंधित हम आप लोगों को क्या है 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बताने वाले हैं आज के क्लास में। और ये इसमें क्या है, जो थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर का फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट समाहित है। थर्ड फोर्थ का भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आपसे एक निवेदन है कि चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मनोचिकित्सा की परिभाषा क्या है। 4 ऑप्शन दिया है। इसका सही ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। इसका सही ऑप्शन है कि मानसिक विकारों का उपचार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मनोचिकित्सा का प्रमुख उद्देश्य पूछ रहा है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। चारों ऑप्शन में से जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसमें क्या ऑप्शन नंबर बी रोगियों की भावनात्मक और मानसिक समस्याओं को हल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मनोचिकित्सा के नैतिक मुद्दों में शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, जो नहीं शामिल है वो आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी है रोगी का वित्तीय स्थिति, ये शामिल नहीं है। चौथा क्वेश्चन है कि देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है मनोचिकित्सा के नैतिक मुद्दों में क्या शामिल है। इसके पहले क्वेश्चन कह रहा था क्या शामिल नहीं है, इसमें कह रहा है कि क्या शामिल है। तो देखिए, इसमें शामिल है रोगी की गोपनीयता बनाए रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फ्राइडियन साइकोएनालिटिक थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि फ्राइड की जो साइकोएनालिटिक थ्योरी है, ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक थेरेपी है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं को समझना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठवां फ्राइडियन साइकोएनालिटिक थेरेपी का पहला कदम, पहला स्टेप पूछ रहा है। तो पहला स्टेप होगा इसका कि रोगी की भावनात्मक स्थिति का मूल्यांकन करना था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन कह रहा है कि फ्राइडियन साइकोएनालिटिक थेरेपी की एक प्रमुख सीमा पूछ रहा है, लिमिटेशन पूछ रहा है। तो लिमिटेशन में होगा समय की लंबी अवधि, इसमें मतलब कि समय बहुत ज़्यादा लगता है, ये इसका एक दोष है। 8वां पूछ रहा है, कह रहा है कि फ्राइडियन साइकोएनालिटिक थेरेपी का एक प्रमुख लाभ पूछ रहा है। तो लाभ में हो जाएगा कि ये क्या करता है कि अवचेतन मानसिक प्रक्रियाओं का गहरी समझ प्रदान करता है, या इससे गहरी समझ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रोजर्स क्लाइंट सेंटर थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो रोजर्स क्लाइंट सेंटर थेरेपी का मुख्य उद्देश्य है रोगी की आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रोजर्स क्लाइंट सेंटर थेरेपी की प्रमुख तकनीक क्या है। तो रोजर्स क्लाइंट सेंटर थेरेपी की प्रमुख तकनीक है रोगी को बिना शर्त सकारात्मक स्वीकृति देना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 रोजर्स क्लाइंट सेंटर थेरेपी की प्रमुख सीमा क्या है। तो सीमा इसका है कि इसके चिकित्सक की सक्रिय भूमिका की कमी इसमें होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 रोजर्स क्लाइंट सेंटर थेरेपी का एक प्रमुख लाभ क्या है। तो इसका प्रमुख एक लाभ है रोगी की आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य है कि रोगी के संवाद पैटर्न और व्यवहार का विश्लेषण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के अनुसार कौन सी अवस्था नहीं है। जो सी अवस्था नहीं होगा वो उसको आपको बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी कि शिक्षक इसमें शामिल नहीं है। 15वां है क्वेश्चन अस्तित्वात्मक थेरेपी का प्रमुख उद्देश्य पूछ रहा है। तो मुख्य उद्देश्य में इसका होगा कि रोगी के जीवन के अर्थ और उद्देश्य को समझना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है कि अस्तित्वात्मक थेरेपी का एक प्रमुख लाभ क्या है। तो इस थेरेपी का एक प्रमुख लाभ है कि रोगी के जीवन के अर्थ और उद्देश्य की खोज। अब पूछ रहा है आगे कि प्ले थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्ले थेरेपी का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की भावनात्मक और मानसिक समस्याओं को हल करना है। आगे कह रहा है कि प्ले थेरेपी की एक प्रमुख तकनीक क्या है। तो प्ले थेरेपी की एक प्रमुख तकनीक जो है उसका नाम है कि बच्चों को खेल खिलाना, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पॉजिटिव थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि पॉजिटिव थेरेपी का मुख्य उद्देश्य है कि रोगी के सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पॉजिटिव थेरेपी का एक प्रमुख लाभ क्या है। तो पॉजिटिव थेरेपी का एक प्रमुख लाभ है कि रोगी के सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 21, अवसाद विरोधी दवाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो अवसाद विरोधी दवाओं का प्रमुख उद्देश्य है कि अवसाद के लक्षणों को कम करना है, यानी डिप्रेशन जो है उसके जो सिम्टम्स है उसको कम करना है। क्वेश्चन नंबर 22, SSRIs का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो SSRIs का उपयोग किया जाता है डिप्रेशन के लिए, अवसाद के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अवसाद विरोधी दवाओं का एक प्रमुख लाभ क्या है। तो अवसाद विरोधी दवाओं का एक प्रमुख लाभ यह है कि इसमें मानसिक लक्षणों में त्वरित सुधार होता है, यानी कि तीव्र गति से सुधार होता है। 24 क्वेश्चन कह रहा है कि अवसाद विरोधी दवाओं की प्रमुख सीमा क्या है। तो अवसाद विरोधी दवाओं की एक प्रमुख सीमा है साइड इफेक्ट भी इसके देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि मनोचिकित्सा के एक सामान्य लाभ क्या है। तो मनोचिकित्सा के एक सामान्य लाभ है कि रोगी की मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मनोचिकित्सा में नैतिक मुद्दों में शामिल नहीं है। तो नैतिक मुद्दों में शामिल नहीं है चिकित्सक की आर्थिक स्थिति। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 27 कह रहा है कि मनोचिकित्सा में रोगी की गोपनीयता का महत्व क्यों है। तो इसलिए है कि यह रोगी की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, इसलिए गोपनीय रखा जाता है सूचनाओं को। 28 कह रहा है कि मनोचिकित्सा में रोगी की सहमति का क्या महत्व है। तो इसकी सहमति के इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि यह नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है। 29 क्वेश्चन कर रहा है कि मनोचिकित्सा में चिकित्सक का पेशेवर आचरण क्यों महत्व है। तो पेशेवर आचरण इसलिए महत्व है क्योंकि यह रोगी की सुरक्षा और नैतिक उपचार सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मनोचिकित्सा में रोगी के साथ संबंध क्यों महत्वपूर्ण है। तो रोगी के साथ संबंध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उपचार की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। 31 क्वेश्चन कह रहा है कि मनोचिकित्सा और शारीरिक चिकित्सा के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो इसके बीच मुख्य अंतर यह है कि मनोचिकित्सा मानसिक और भावनात्मक समस्याओं पर केंद्रित है, जबकि शारीरिक चिकित्सा शारीरिक समस्याओं पर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 32 क्वेश्चन कह रहा है कि शारीरिक चिकित्सा में मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो शारीरिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य होता है रोगी की शारीरिक समस्याओं का निदान और उपचार करना है। 33 क्वेश्चन क्या है, मनोचिकित्सा के लिए उपयुक्त रोगी कौन हो सकता है। तो उपयुक्त रोगी हो सकता है मानसिक और भावनात्मक समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति। 34 क्वेश्चन कह रहा है कि शारीरिक चिकित्सा क्वेश्चन 34 का शारीरिक चिकित्सा के लिए उपयुक्त रोगी कौन हो सकता है। तो इसके लिए उपयुक्त रोगी हो सकता है शारीरिक समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 आज के इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, मनोचिकित्सा में रोगी की सामाजिक स्थिति का महत्व क्यों है। इसलिए महत्व है क्योंकि यह उपचार की योजना को प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आज का सीरीज यही तक। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने मित्रों के साथ जो MA 4 सेमेस्टर के छात्र हैं। इसके और भी पार्ट आने वाले हैं, इसलिए आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा और आपका जो भी सुझाव होगा वो सुझाव आप जो है बेहिचक दे सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।